अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू बियोलॉजी से एक और टॉपिक, उस टॉपिक का नेम है कुरान एंड बियोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बेसिकली समझना मुश्किल नहीं है, ठीक है। या आप लोग पढ़ोगे, आपको पढ़ने में समझ आ जाएगा। लेकिन जो मेन चैलेंजिंग होता है वो ये होता है कि ये सम टाइम ये जो टॉपिक है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया जाता है। जैसा कि अभी हाल ही में के स्मार्ट सिलेबस में ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर ऐड है, तो अगर ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है अब या नेक्स्ट एग्जाम्स के अंदर, तो मेन चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए ये होता है कि उसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ के मुताबिक बनाकर कैसे लिखना है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के टॉपिक का जो मेन मकसद है, लेक्चर का जो मेन मकसद है, वो है आपको गाइड करना कि आप इस तरह के टॉपिक्स को किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ पर लेके जा सकते हैं और फुल बाय फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये भी कि जब पेपर चेक किया जाएगा तो उस पेपर चेकिंग के दौरान किन चीज़ों का ख्याल आपने लाजमी तौर पे रखना है, क्योंकि वो चीज़ें जो एक चेकर होता है जो आपको पेपर चेक कर रहा है वो लाजमी तौर पर वो ऑब्जर्व करेगा इस टॉपिक में से। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। डियर फ्रेंड्स, देखें ज़रा गौर से, कुरान एंड बियोलॉजी। बियोलॉजी की रिसर्च हमने देखनी है, कुरान के साथ कंपेयर करना है, यानी कि क्या बियोलॉजी के अंदर जो रिसर्च हमने की है, क्या वो आज से कई हज़ार साल पहले जो हमारी किताब है, मुकद्दस किताब है जिसका नाम है कुरान मजीद, उसके अंदर वो इतने साल पहले से मौजूद है। तो डियर फ्रेंड्स, हम सबको, आपको, मुझे, हम सबको कुरान मजीद पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, क्योंकि अभी जो मॉडर्न रिसर्च आ रही हैं वो रिसर्च पहले से कई हज़ार साल पहले जो बुक नाजिल हुई थी, जो मुकद्दस किताब नाजिल हुई थी जिसका नाम था कुरान मजीद, उसके अंदर पहले से ही मौजूद हैं। इसका मतलब है अगर हमें कामयाबी चाहिए तो हमें अपनी किताब को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसको समझ कर पढ़ेंगे बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो अभी भी कोई समझ ही नहीं सका, उसको जो डिस्कवरी नहीं हो सकी। तो अगर आप लोग पढ़ें, मैं पढ़ूं, हम समझे, तो हम बहुत सारी नई चीज़ें खुद डिस्कवर कर सकते हैं और अपना नाम लेके आ सकते हैं इन बुक्स के अंदर। तो देखें ज़रा डियर फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करूंगा। बेसिक जो है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ। बायोलॉजी किसको एक्सप्लेन करता है? लाइफ के ओरिजिन को भी एक्सप्लेन करता है कि लाइफ कैसे स्टार्ट हुई है। देखिए, बायोलॉजी जो है वो बताती है कि जो लाइफ है, लाइफ स्टार्ट हुई है जी डीप ओशन से अराइज हो गई, यानी कि समुंदर से अराइज हुई है। समुंदर के अंदर पानी था, पानी के अंदर एक गर्म पानी का कोई जगह थी जहां से पहला एक सेल अराइज हुआ जिसका नाम था, क्या नाम था? प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। वो सिंपल सेल था, वो वहां से अराइज हुआ पानी से। फिर प्रोकैरियोटिक सेल से बने यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल से मजीद लाइफ बनती चली गई। इज इट क्लियर? तो अगर हम कुरान मजीद में देखते हैं, सूरत अल-अंबिया आयत नंबर 30 में देखते हैं, तो वहां पर लिखा है वी मेड एवरी लिविंग थिंग फ्रॉम द वाटर। तो देखें, वही बात कई साल, कई हज़ार साल पहले ये कह दी गई थी कि हमने हर एक जिंदा चीज़ को कहाँ से बनाया? हमने वाटर से बनाया। और अभी जो बायोलॉजी ने तहकीक की है कि जो लाइफ है वो सच में ओशन से स्टार्ट हुई है, पानी से स्टार्ट हुई है। तो डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखें, समझने वाली बात है कि हमें जो नॉलेज है वो अब गेन हो रहा है, मिल रहा है, और उसकी जो तस्दीक है वो कई हज़ार साल पहले हो चुकी है। तो पहले आपने क्या लिखना है? ओरिजिन ऑफ लाइफ का लिखें, टाइटल, हेडिंग दें, उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करें कि जैसे मैंने आपको बताया कि रिसर्च का कुरान मजीद के साथ कनेक्शन। उसके बाद आप बताएं, यहाँ पर सूरत अल-अंबिया की हेडिंग दें, फिर आयत नंबर लिखें, फिर ये लिखें। अब डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात कर लेते हैं प्रोटोप्लाज्म की, ये एमसीक्यूज है, यहाँ से 2 एमसीक्यूज बनेंगे इस टॉपिक से सिर्फ। अगर हम बात कर लेते हैं प्रोटोप्लाज्म की, तो डियर फ्रेंड्स पहले तो आप समझ लें प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। लेट्स सपोज इट इज अ सेल. So inside the cell there is a non-viscous and non-transparent fluid, and this non-viscous and non-transparent fluid is known as a cytoplasm. Inside the cytoplasm there is a nucleus of the cell. So when we talk about the nucleus of the cell as well as the cytoplasm and the nucleus are collectively known as a protoplasm. तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने कहा जब हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को इकट्ठा देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं
कि 60 से 70% तक आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी, आपको यहाँ पर भी वाटर ही देखने को मिलेगा। दिस इज द एमसीक्यू नंबर फर्स्ट। डियर फ्रेंड्स, अब सेकंड एक और आयात में लिखा है यहाँ पर, सूरतुन रहमान आयत नंबर 14, ही मेड मैन फ्रॉम क्ले, यानी कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक की ज़ात ने जो इंसान है, इंसानों को बनाया मट्टी से, जो ठिकरी थी ना, बचती हुई ठिकरी की मट्टी से बनाया। यानी कि हुआ कुछ इस तरह से कि पहले जो लाइफ थी वो स्टार्ट हुई पानी से, फिर क्या हुआ, फिर वो जो सेल था वो खून के लोथड़े में चेंज हो गया, राइट। फिर वो लोथड़ा किस में चेंज हो गया, वो बोटी के अंदर चेंज हो गया, गोश्त में चेंज हुआ, फिर गोश्त से हड्डियां बन गई, हड्डियों के ऊपर फिर गोश्त की एक परत आ गई। तो डियर फ्रेंड्स, दैट इज द ओरिजिन। इन दोनों आयात से हमें यह समझने को मिलता है, ये हिंट मिलते हैं कि हमारी जो लाइफ है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है। एक आयात में हम देखें तो हमें पता चलता है कि वो वाटर से स्टार्ट हुई है, और दूसरी आयात में देखें तो हमें पता चलता है कि जो लाइफ है वो कहाँ से, वो क्ले से भी बनी है। थर्ड वन इज, डियर फ्रेंड्स, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सेकंड एमसीक्यू, सूरह नूर आयत नंबर 45। डियर फ्रेंड्स, इस आयत में यह बताया गया है कि अल्लाह पाक की ज़ात ने हर जो इंसान है उसको कहाँ से बनाया, उसको वाटर से तख्लीक किया। उनमें से कुछ जानदार ऐसे हैं जो पेट के बल यानी कि रेंग के चलते हैं। आपने देखे होंगे डियर फ्रेंड्स, रेप्टाइल्स देखे होंगे जो रेंग के चलते हैं, जैसा कि सांप वगैरह, जैसा कि लिजर्ड्स, ठीक है। उसके अलावा टोर्टॉइज आ गया, क्रोकोडाइल्स आ गए, ये सारे के सारे जो जानवर हैं ये पेट के बल रेंग के चल रहे हैं। ये जानवर, और देखें हम अपने दो टांगों पर चल रहे हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो चार टांगों पर चलते हैं, जैसा कि हॉर्स, डोंकी वगैरह। तो जितने भी जानदार हैं जो बेशक दो टांगों पर चल रहे हैं, चार पे चल रहे हैं या रेंग के चल रहे हैं, वो तमाम के तमाम कहाँ से राइज हुए हैं, ओरिजिनेट हुए हैं, वाटर से ओरिजिनेट हुए हैं। और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, इसी वजह से हर चीज़ पर कादिर है। इसी वजह से डियर फ्रेंड्स क्या हुआ कि हमारी जितनी भी लाइफ है वो सारी के सारी कहाँ से अराइज हो गया, वाटर से अराइज हो गया। अब जो सूरत नूर है ये हमें ना सिर्फ हमें बताती है ऑर्गेनिजम्स के बारे में, बल्कि ये हमें ऑर्गेनिजम्स की डेवलपमेंट के बारे में बताती है, यानी कि डेवलपमेंट के लाइफ डेवलप्ड कैसे हो गई है, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ। उसके अलावा डियर फ्रेंड्स ये हमें बताती है डेवलपमेंट ऑफ लाइफ के बाद क्लासिफिकेशन। तो ये चीज सेकंड एमसीक्यू है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में कौन सी आयत हमें एक्सप्लेन करती है, सूरत नूर एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स एक आखिरी चीज, ये ना सिर्फ हमें डेवलपमेंट ऑफ लाइफ क्लासिफिकेशन के बारे में बता रही है, बल्कि एक तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में भी एक्सप्लेन करती है। तो डियर फ्रेंड्स अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है तो आपने ख्याल किस चीज़ का रखना है, आपने पहली हेडिंग देनी है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में आपने बताना है ओरिजिन ऑफ लाइफ, फिर आपने नीचे सब हेडिंग लिख देना बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी के मुताबिक ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है, फिर बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट लिखना जैसे मैंने बताया आपको। फिर उसके नीचे आपने लिखना है कुरान मजीद की वजाहत में या आयात की रोशनी में, ठीक है, उसको लिखिए आप। फिर आप ये 3 आयात लिखिए, उसका ठीक है तर्जमा वगैरह लिखिए, प्रोटोप्लाज्म के बारे में लिखिए, फिर लास्ट पे ये चीज़ लिख के और आप अपना लॉन्ग क्वेश्चन वाइंड अप कीजिए। और यहाँ पर होप सो आपको जो कम्प्लीटली मार्क्स हैं वो ऑब्टेन हो जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप उसी वक्त पूछ लिया करें, और कमेंट के फॉर्म में पूछ लिया करें। हम आपको उसी वक्त या कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके उस कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकें। और सेकंड चीज़, आपके जो लेक्चर्स हैं वो सीक्वेंस वाइज बने हुए हैं, तो आप काइंडली प्लेलिस्ट चेक करें, वहाँ से अगर आपने कोई और लेक्चर जिस टॉपिक या जो समझ नहीं है आपको, आप उसको वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर डियर फ्रेंड्स आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना आपने। शुक्रिया।